हाँ तो भैया लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। आइए हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन है, मोस्टली हम झटके झटके में चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पार्ट ए पार्ट बी में है, तो क्योंकि फाइनल्स का है तो हम पीछे से रिवीजन कर रहे हैं ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ सके। तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ ए बिजनेस फाइनेंस। अब देखो बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है। बिजनेस फाइनेंस की जब भी हम कोई बिजनेस करने जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हमको क्या चाहिए, हमको उसमें पैसा चाहिए। मतलब कि हमको उसमें मनी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मनी की जरूरत है, उस पैसे की जरूरत है। उस पैसे के हिसाब से हम चीजों को काम करते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा क्या है कि फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, मतलब कि उस बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम समझेंगे। तो एज इट इज हम देख रहे हैं, जो पहला कॉन्सेप्ट हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम पहले मीनिंग एंड नेचर की बात करें तो एवरी बिजनेस एक्टिविटी, एवरी बिजनेस एक्टिविटी every business activity is undertaken with a motive, with a motive of a serving, with a motive of a serving, with a motive of a serving। ठीक है, द सोसाइटी, किसको? सोसाइटी को सर्व किया जाता है। एंड प्रॉफिट अर्निंग इन अ लॉन्ग रन। किसमें भैया? प्रॉफिट अर्निंग इन लॉन्ग रन। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग इन लॉन्ग रन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेस का मोटिव क्या होता है कि सोसाइटी को क्या करना है? सर्व करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। सीधे सीधी बात है कि आपका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, पैसा कमाना तो है ही है, उसके साथ आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरे पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं। अब दूसरे पॉइंट को कहता है कि ऑल्सो द बिजनेस इज अ फॉर्म्ड इन अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब देखो ध्यान देना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर बिजनेस के ओनर मर भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस के ओनर अगर मर भी जाते हैं, मैं ही बिजनेस कोई खड़ा कर रहा हूं, अगर मैं मर भी गया तो वो बिजनेस का कोई ऐसा नहीं है कि नहीं वो बंद हो जाएगा। वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में है, विच मीन्स द बिजनेस एक्टिविटी, विच मीन्स द बिजनेस एक्टिविटी, which means the business activities is carried out with a motive of controlling it from a longer period of a time। लंबे समय तक चलाना है बिजनेस को, लंबे समय तक, लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड मतलब कि लंबे समय तक, लॉन्गर पीरियड होना चाहिए। छोटा मोटा नहीं कि ये नहीं 2 महीने 3 महीने के लिए हम धंधा चला रहे हैं, नहीं नहीं, हमको लंबे समय तक वो धंधा चलाना है। कोई भी बिजनेस खड़ा करता है तो लंबे समय ना, 20 साल 25 साल 100 साल 200 साल, तो हमको उस हिसाब से धंधे को सोचना है। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर हु कैरीज आउट द एक्टिविटी इन invest a sum of money which is known as a capital, he continuously need to put in money into the business for its, किसके लिए? एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, that putting in it for money is known as financing the business। अब किसी भी बिजनेस में हमको कैपिटल की जरूरत होती है, हमको किसी भी बिजनेस में कैपिटल की जरूरत होती है। और वो कोई ऐसा नहीं कि एक बार कैपिटल लगा दिया तो बिजनेस हमारा चल रहा है। भाई आप धंधा जब करते हैं तो आप एक बार तो पैसा लगाते ही लगाते हैं, आपको बार बार लगाना पड़ता है। एक बार नहीं, दोबारा लगाना होगा, तिबारा लगाना होगा, 4 बार लगाना होगा। मतलब कि रेगुलर प्रोसेस में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। फाइनेंस इज द लाइफ, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस, लाइफ ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, एंड द मनी acquired to run the business is known as business finance। ठीक है, is known as business finance। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ अ फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस क्या है? ब्लड है आपका। किसका? किसका ब्लड है? बिजनेस का ब्लड है। एंड मनी रिक्वायर्ड टू द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस लाइफलाइन। जो पैसा उसमें लगता है वो क्या होता है? उसका बिजनेस लाइफलाइन होता है, उसी लाइफलाइन के हिसाब से वो काम करेगा। तो एज यू नो कि भैया सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। सबसे पहले कि हमको क्या चाहिए? पूरे के पूरे इस मॉडल में हमको क्या समझ में आया कि हमको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको क्या समझ में आया? आइए मैं बताता हूं, आइए मैं बताता हूं। बिजनेस में आपको क्या चाहिए? पहले तो आपको प्रॉफिट चाहिए। पहले तो क्या चाहिए आपको?
प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट के साथ सर्विस मोटिव होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सर्विस मोटिव होना चाहिए भैया, कि हमको पैसा भी चाहिए और लोगों की हम हेल्प भी कर सकें। दूसरा पॉइंट क्या है कि बिजनेस में आपको क्या चाहिए? आपके अंदर जो कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल का मतलब ये है कि बिजनेस में जो कैपिटल लग रहा है, जो पैसा लग रहा है, ये जरूरी है। फंडिंग जिसको कही जाती है, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ये जरूरी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जब कोई ओनर एक बार लगाता है तो उसके बाद से धंधा चलने लगता है। उसको पहली बार लगाना है, उसको दूसरी बार लगाना है, उसको तीसरी बार लगाना है, उसको चौथी बार लगाना है, उसको पांचवी बार लगाना है, तो पैसा तो उसको लगाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तीसरी तरफ पूरे बिजनेस के लिए पैसा होना, यानी फाइनेंस होना बहुत जरूरी है। विदाउट एनी फाइनेंस वो बिजनेस हमारा किसी काम का नहीं है। तो फाइनेंस होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? फाइनेंस होना बहुत जरूरी है, पैसा होना बहुत जरूरी है उस पूरे के पूरे धंधे के लिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिनको हमको जरूरत समझनी थी कि भैया कि बिजनेस में पैसे की आवश्यकता क्यों है। अच्छा, एक पॉइंट और है कि भाई बिजनेस जो हमारा है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है मतलब कि बिजनेस चलते रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा। अब ये नहीं कि एक बार लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक बार धंधा चालू कर दिया तो फिर भैया बंद करके मजा ले लिए। नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लंबे समय तक आपको उसके धंधे के बारे में सोचना है, उसके बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, तो यहां पे हमको ये चीजें समझ में आई। ठीक, अब आते हैं आगे की तरफ। ठीक है, सिग्निफिकेंस एंड अ बिजनेस फाइनेंस। क्या क्या सिग्निफिकेंस है? टू परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर फिक्स एसेट्स। भैया हमको पैसे की आवश्यकता क्यों होती है? हमको पैसे की आवश्यकता क्यों है? मशीन खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए एंड अदर फिक्स एसेट्स। भाई जब भी आप बिजनेस चलाते हैं तो आपको भाई जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? धंधा करने के लिए जगह चाहिए ना, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। तो इस वजह से हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्मूथ फाइनेंसिंग ऑफ अ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस एंड एक्सपेंशन। डेली टू डेली यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए भी हमको पैसा चाहिए। किसके लिए चाहिए? ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हमको पैसा चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डेली टू डेली जो हमको बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के लिए हमको कॉस्टिंग की जरूरत होती है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हमको चाहिए। प्लस इसके साथ हम एक्सपैंड कैसे करते हैं? भाई हमको एक्सपेंशन भी करना होगा, एक्सपैंड भी करना होगा। क्या करना होगा? एक्सपैंड भी करना होगा। बिजनेस को बड़ा भी करना है तो उसके लिए हमको पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, फाइनेंसिंग नीड ऑफ द बिजनेस। फाइनेंसिंग नीड क्या होता है? एक तो पहला होता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या होता है भैया? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? Fixed required by a business to purchase land, building, plant and machinery, furnitures and fixtures are known as a fixed capital requirement. भाई पैसे की आवश्यकता कहां पे है आपको? बिल्डिंग खरीदने के लिए जरूरत है, सॉरी कहां की जरूरत है आपको? बिल्डिंग खरीदने की जरूरत है, प्लांट खरीदने की जरूरत है, मशीनरी खरीदने की जरूरत है। ठीक है, मशीनरी खरीदने की जरूरत है। उसके बाद से फिक्स कैपिटल डिफर्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन। द फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये याद रखिएगा, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, इन सब के परचेज के लिए जरूरत होती है। अभी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इसका अलग अलग फैक्टर में ये काम करता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि डेली टू डेली हमको जो काम करने हैं, फंड रिक्वायर्ड फॉर द रनिंग टू डे एक्सपेंसेस के लिए, मतलब वर्करों के पैसे के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में? स्टॉक्स के लिए, डेटर्स के लिए, तो ये सब के लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो कुल मिला के फाइनेंसिंग नीड टू ऑफ अ बिजनेस में एक हो गया फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब आगे आइए, ट्रेड क्रेडिट देना है आपको। भाई किसी को उधारी पैसा आपको देना है, किसी को पैसा उधारी आपको देना है, किसी को पैसा उधारी आपको देना है। ठीक है, लोन फॉर अ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से आपको पैसा लेना है। कमर्शियल्स आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स आ गए, उनके लिए आपको पैसा देना हो, कमर्शियल पेपर्स के लिए आपको पैसा देना हो, तो वो सब सारी बातें। मीडियम टर्म में कब पैसे की आवश्यकता पड़ेगी? दीज फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द टर्म ऑफ 1 to 5 ईयर। ये याद रखिएगा, कितने समय के लिए? 1 से 5 साल के लिए।
1 से 5 साल के लिए हमको पैसे की आवश्यकता होती है। कितने के लिए? 1 से 5 साल के लिए हमको पैसे की आवश्यकता होती है। अब ये क्यों हो सकता है? देखिए, ठीक है। अब हमको पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? यहां पे ध्यान दीजिएगा। पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज फाइनेंसिंग एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। किसके लिए? लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन सब के लिए आवश्यकता पड़ती है। लॉन्ग रन की बात करें या लॉन्ग टर्म की हम बात करें, तो लॉन्ग टर्म में किसकी लिए आवश्यकता पड़ेगी भाई? दीज सोर्सेज फुलफिल द रिक्वायरमेंट, दीज सोर्सेज फुलफिल द रिक्वायरमेंट, these sources fulfill the requirement of businesses for a long period of time and exceeding the 5 year। 5 साल के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। किसके लिए जरूरत पड़ेगी? 5 साल के लिए जरूरत पड़ेगी। किसके लिए? 5 ईयर। 5 साल के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। अब इसके लिए क्यों? भैया शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए और लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स हो गए। तो ये 3 फैक्टर्स आपको समझ में आए। पहला तो भैया आपका एक हो गया कि ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद आपको फिक्स का कॉस्ट चाहिए। बात समझ में आया? उसके बाद से मीडियम टर्म चाहिए और आपको चाहिए लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म किस लिए? पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए, लीज फाइनेंसिंग के लिए, लोन फ्रॉम फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। लॉन्ग टर्म में शेयर्स के लिए, डिवेंचर्स के लिए और लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स के लिए। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप फंड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब जब पैसा आपको मिल रहा है तो वो पैसा कब, किस फंड के हिसाब से इस्तेमाल होगा? तो पहला आता है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड का मतलब क्या हो गया? ओनर्स फंड मतलब हो गया कि ओनर का पैसा, जो कंपनी का मालिक है वो उसके पैसे की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? ओनर्स की बात कर रहा है। ठीक है। तो अब ओनर फंड में क्या होगा? रिटेन अर्निंग या इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। जब भी आप किसी को ओनर बनाएंगे, या तो भैया उस पार्टिकुलर कैपिटल पे, उस पार्टिकुलर कैपिटल पे उसकी अर्निंग कितनी हो रही है और उसके बाद से इक्विटी शेयर्स कैसे हैं। मतलब कि आप जब शेयर इशू करते हैं तो आप ओनरशिप देते हैं। अगला आता है बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या आएगा? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। बताने की आवश्यकता है डिबेंचर्स मुझे? हाँ, बताने की आवश्यकता है। देखिए, डिबेंचर्स और इक्विटी में अंतर क्या होता है? डिबेंचर और इक्विटी में अंतर क्या होता है? इक्विटी में आप क्या करते हैं? ओनरशिप दे देते हैं। डिवेंचर में सिर्फ आप क्या करते हैं? डिवेंचर में सिर्फ आप इंटरेस्ट देते हैं। कहने का मतलब हो गया कि एज इन लोन की बात हो रही है कि भैया कि हम आपको ओनरशिप तो नहीं देंगे, अगर आपने हमारा कंपनी में डिवेंचर लिया हुआ है तो आपको हम एक तरह से इंटरेस्ट या डिविडेंड दे सकते हैं कि भैया कि इतना आपको परसेंटेज हमको पर ईयर आपको देना है। अगर 10% की बात हो रही है तो मैंने किसी कंपनी में 10 लाख के डिवेंचर्स लिए हुए हैं तो 1 लाख रुपीज मुझे क्या मिलेगा? हर ईयर उस पे क्या मिलेगा? एक डिविडेंड मिलेगा कि भैया कि डिवेंचर हमारा ये डिवेंचर है। ठीक है। तो डिवेंचर में और इक्विटी में किसी भी प्रकार का, इक्विटी में यही डिफरेंस है कि इक्विटी में आप ओनरशिप देते हैं और डिवेंचर में ओनरशिप नहीं होती है। कंपनी अगर लॉस में जाती है तो इक्विटी का पैसा नहीं दिया जाएगा, सबसे पहले डिवेंचर का पैसा दिया जाएगा। जो बचता है पैसा उसमें इक्विटी को दिया जाएगा। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना। ठीक है। आप किसी से भी ले सकते हैं, चाहे एचडीएफसी से लीजिए, चाहे आईसीआईसीआई से लीजिए, चाहे आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। अच्छा देखिए, कॉमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंस होता है, ये याद रखिएगा। कभी कभी 1 मार्क में कोई टीचर पूछ देता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन या कॉमर्शियल बैंक्स, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट होल्डिंग्स होती हैं। कहने का मतलब एचडीएफसी हो गया, इंडसइंड हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, आईसीआईसीआई आ गया, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड हो गया, आईडीबीआई हो गया। ये सब क्या है? ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट होल्डिंग्स है जो लोन देती है। पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए। पब्लिक कितना पैसा उसमें दे रही है? पब्लिक डिपॉजिट्स की बात करेगा। किसकी बात करेगा? पब्लिक डिपॉजिट्स की बात करेगा कि पब्लिक डिपॉजिट्स कितनी है हमारे पास। बात समझ में आ रही है? पब्लिक डिपॉजिट्स की बात करेगा, पब्लिक डिपॉजिट्स की बात करेगा, पब्लिक डिपॉजिट्स की बात करेगा। देखो, उसके बाद से ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या हो गया कि उधारी, मतलब कि किसी कंपनी से आपने उधार ले लिया। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन। सोर्सेज ऑफ जनरेशन में देखो,
एक तो हो गया इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब फंड जनरेटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्स थ्रू द ओनली अ शॉर्ट टर्म एंड लिमिटेड नीड कुड बी दिस सोर्स। शॉर्ट टर्म की जरूरत है, मतलब कि ज्यादा लंबे समय के लिए हमको नहीं चाहिए, ठीक है। प्लॉइंग बैक प्रॉफिट। प्लॉइंग बैक प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, अपने ही प्रॉफिट का इस्तेमाल करना। और डिस्पोजिंग अ सरप्लस इन्वेंट्री। डिस्पोजिंग अ सरप्लस इन्वेंट्री मतलब मेरे पास कोई इन्वेंट्री बची हुई है, उसको हम बेच के पैसा ले लिए। बात समझ में आ रही है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एक्सटर्नल सोर्स में देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड आर फॉर द एक्सटर्नल सोर्स, दीज आर मोर एक्सपेंसिव सोर्सेज। लार्ज अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो अब कैसे होगा, बोरोइंग फ्रॉम अ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले लेना। किससे ले लेना, कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले लेना। किससे ले लेना, कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेना, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। दूसरा हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ ए पब्लिक डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ ए पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, लोगों से पैसा ले लेना। किससे, लोगों से पैसा ले लेना। रेजिंग डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को रेज करना, ठीक है। इतना समझ में आया। अगला आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कौन कौन से हैं, तो एक आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब सीधे सीधे प्रॉफिट को समझिए। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या हो गया, रिटेन अर्निंग का मतलब हो गया प्रॉफिट। हमारे बिजनेस में जो पैसा हमने बचा लिया, जो प्रॉफिट हमारे पास है, इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं रिटेन अर्निंग। When a company earns a profit, when a company earns a profit, a certain amount of percentage, and these profit retain within the business for a future uses, and this is known as the retain earning. When the business of a financial through this source is known as plowing back and a profit of a internal financing. कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास इंटरनल रिसोर्सेज के हिसाब से पैसा होना चाहिए। कुछ प्रॉफिट जो होते हैं, हम प्रॉफिट का इस्तेमाल या तो बिजनेस में रख लेते हैं या अपने खुद के लिए करते हैं। जब ये प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम अपने बिजनेस में होल्ड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बिजनेस में होल्ड कर लेते हैं, बिजनेस में अपने पास रख लेते हैं, इसी को कहा जाता है रिटेन अर्निंग। क्या कहा जाता है, रिटेन अर्निंग कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मेरिट बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरिट सिंपल सा है कि आप क्या कर सकते हैं। मेरिट का मतलब क्या होता है कि परमानेंट सोर्स ऑफ ए फंड, मतलब कि अगर कुछ आपके पास पैसा है, इसका मतलब है कि परमानेंट सोर्स आपके पास है। नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ अ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। कोई भी दूसरा कोई कॉस्टिंग नहीं लेनी है जब आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट किसी को देना हो। जनरेट अ डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम, जैसे चाहे वैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनहैंस द अनएक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, अगर हमारे पास कोई अचानक से लॉस आता है तो उसको मीट करने के लिए हमारे पास पैसा होता है। may lead to an increase the market price of a company equity share। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, लोगों के दिमाग में उतना ही अच्छा एक इमेज बनेगा कि भैया इस कंपनी के पास प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है, कैश बहुत ज्यादा ये रखे हैं अपने पास। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी इमेज अच्छी होती है। लिमिटेशन क्या हो सकता है, लिमिटेशन हो सकता है एक्सेस रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट may lead to be a dissatisfactory among a shareholder। अच्छा, जब आप पैसा बहुत ज्यादा अपने पास रख लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अपनी कंपनी में बेस बना लेते हैं, तो शेयर होल्डर को लगता है कि उनको कम पैसा मिल रहा है, तो उससे डिससेटिस्फेक्शन मिलता है। सिंस द प्रॉफिट इज कीप टू फाइनेंसिंग, इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ ए फंड। अनसर्टेन सोर्स ऑफ ए फंड, प्रॉफिट नहीं हुआ तब क्या करोगे, नुकसान तो हो गया। तो प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड, सो इट में लीड टू द सब ऑप्टिमल यूज ऑफ अ फंड। ध्यान से पढ़ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड, सो इट मे लीड टू बी अ सब ऑप्शनल यूज ऑफ ए फंड। अच्छा, तुम्हारे पास पैसा पड़ा हुआ है, जो कंपनी के पास पैसा पड़ा होता है तो वो फ्री ऑफ माइंड रहता है। तो वो कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं उसके दिमाग में, उसको लगता है कि अरे यार चलो ठीक है, मेरे पास तो पैसा पड़ा ही हुआ है, अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है तो हम उसको मीट कर लेंगे। बट थ्रू आउट द टाइम उस पैसे का वो इस्तेमाल गलत तरीके से करने लगेगा। अब इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है कि जिस भी कंपनियों ने कोरोना के समय अपने बेस को मजबूत रखा था, ठीक है, मतलब कि जिन्होंने मान लो जिनके पास पैसा पड़ा हो, कोरोना के पहले उन्होंने माल मंगा लिया, अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल कर लिया, अब आ गया कोरोना। अब कोरोना के समय ऑलरेडी उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रॉफिट तो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल कर लिया, अब वो कोरोना में क्या करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम चीजों को अनएक्सपेक्टेडली मीट नहीं कर पाते। ट्रेड क्रेडिट आपको मिलेगा,
ट्रेड क्रेडिट आपको मिलेगा। खुद सोचो, जब तुम्हारे पास प्रॉफिट रहेगा, तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो सामने वाला डेटर तुमको जान रहा है कि भैया इसके पास पैसा है, मनी है, प्रॉफिट है, हमारा नुकसान नहीं होगा। मतलब कि जो वो तुमको सामान देगा वो तुमको प्रॉफिट, ऑब्वियस सी बात है, वो क्या करेगा, वो बेस बना देगा, वो तुमसे कहेगा कि लीजिए भैया पैसा पकड़िए और इसका इस्तेमाल करिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो जब भी आपके पास प्रॉफिट होता है, जब भी आपके पास प्रॉफिट मेकिंग होती है, इस प्रॉफिट का आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, मेरिट डिमेरिट बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरिट डिमेरिट बहुत ही सिंपल है, ये चीजें आपको एक सिंपल सा फैक्ट है, एक बार रिवीजन मारेंगे हो जाएगा। ठीक है, फैक्टरिंग क्या होता है? दिस इज अ फाइनेंशियल सर्विस इन विच थर्ड पार्टी नेमली फैक्टर्स रेंडर वेरियस सर्विसेज लाइक डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल एंड कलेक्टिंग द क्लाइंट डेट। If this is company is given the responsibility of a collection of debt from a debtor to the company. Also, though factoring large amount of information can be fetched about a trading history of the organization, the credit worthiness of a debtor, etc. There are two methods of a factoring. पहला आता है recourse factoring. Factor does not assume the credit risk. And non-recourse factoring. Factors assume that take responsibility of the entire credit risk in a case of a debtor and डिफॉल्ट। फैक्टरिंग का मतलब ये होता है कि इसको एक तरीके से समझिए कि जब भी कोई कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी जब होती है, जब कोई कंपनी फॉर्म होती है, जब कोई कंपनी होती है, वो क्या करती है, ये थर्ड पार्टी को इंश्योर कर देती है। थर्ड पार्टी कोई रहेगा, थर्ड पार्टी, अब वो अपनी कंपनी का इस्तेमाल नहीं कर रही, वो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रही है। किसके लिए? किसके लिए इस्तेमाल कर रही है? डिस्काउंटिंग द बिल। मतलब कि बीआर जो है उसके पास, बिल रिसीवेबल्स है, बीआर जो है, क्या है? बीआर इन सब का पेमेंट करने के लिए, और बीपी बिल्स पेबल का पेमेंट करने के लिए, बीआर का पेमेंट करने के लिए कंपनियां थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि इतना ज्यादा उनके पास बिल पड़ा हुआ है कंपनियों के पास, तो वो इतना ज्यादा वर्कफोर्स का इस्तेमाल नहीं करती, तो अपने वर्कफोर्स को कम करने के लिए कुछ एक अमाउंट देती है ऐसी कंपनियों को, ये लो पकड़ो भैया, इस बीआर को डिस्काउंट कराओ, कुछ परसेंटेज इसमें से तुम ले लेना, 1%, 2%, 3%, 5%। अगर मान लो कि 50 लाख का बिल है, तो किसी कंपनी को दे दिया, उसने कहा कि इसको जाओ डिस्काउंट करा के आओ, वो गया, उसको उसने डिस्काउंट कराया, उसके बदले उसने अपना कुछ 1-2% काटा और कंपनी को बिल हैंड ओवर कर दिया। अब यही इसको कहते हैं फैक्टरिंग। इसमें दो तरह की फैक्टरिंग होती है, एक होती है रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग का मतलब क्या हो गया? फैक्टर्स डज नॉट अज्यूम द क्रेडिट रिस्क। दूसरी बात पहले देखो, एक तो हो गया रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? जो कंपनी फैक्टरिंग कर रही है, मतलब जो बीआर का डिस्काउंटिंग कर रही है या बीपी का डिस्काउंटिंग कर रही है, तो वो क्या करते हैं? डज नॉट अज्यूम द क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क के बारे में उनको नहीं पता, उनको ये नहीं पता है कि जिसका ये बीआर है, मतलब जिस कंपनी के लिए बिल काटे गए हैं, उनका क्या क्रेडिट रिस्क है। वो सिर्फ अपना काम करते हैं, वो बिल पेमेंट करा दिया, बिल रिसीव कर लिया, बस उनका वही काम। तो रिकोर्स फैक्टरिंग हो गया। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग का मतलब क्या हो गया? फैक्टर्स अज्यूम द टेक रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द एंटायर क्रेडिट रिस्क इन अ केस ऑफ अ डेटर डिफॉल्ट। पहले मैंने बताया था रिकोर्स फैक्टरिंग, उनको उस बिल के क्रेडिट रिस्क से कोई मतलब नहीं है। अगर वो बिल का पेमेंट हुआ तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक, इनका कोई रिस्क इस ऐसी कंपनियों का नहीं होता है। नॉन जो होती है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग होती है, इसमें क्या होता है कि अगर पेमेंट फंसा, अगर पेमेंट में कोई दिक्कत आई, तो इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंपनी लेगी कि भाई चलो ठीक है, 50 लाख का बिल था, मैंने पेमेंट डिस्काउंटिंग कराया, नहीं अगर हो पाता है तो आगे चल के मैं इसका पेमेंट करूंगा, चाहे मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। ठीक है, मेरिट्स क्या होंगे? A cheaper source of a finance is compared to the others. Other means such as bank credit. सिंपल सी बात है, आपने बैंक से लेने से अच्छा है कि आपने किसी दूसरे से पैसा ले लिया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आपने दूसरे से पैसा ले लिया। अच्छा, रिकोर्स का एक इस्तेमाल और करता है, पहले आपने जब बीआर वगैरह पढ़ा होगा, और मैं समझा देता हूं इसको समझ लो। देखो, अब इसको समझो। देखो, कहने का तात्पर्य यह है कि
अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टरिंग की बात करते हैं, तो फैक्टरिंग का मतलब क्या हो गया? फैक्टरिंग का मतलब हो गया डिस्काउंटिंग बिल। फैक्टरिंग का मतलब क्या हो गया? डिस्काउंटिंग बिल। क्या हो गया? डिस्काउंटिंग बिल। अब कोई कंपनी थी, इस कंपनी ने क्या किया कि वो अपना बीआर क्या करती थी? वो अपना बीआर सीधे बैंक लेके जाती थी। अब वहां से क्या करती थी? डिस्काउंट कराती थी। मतलब कि अगर 50 लाख का बिल दिया तो उसको 45 लाख या 48 लाख रुपया मिला, 2 लाख रुपया बैंक ने डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, और उसमें काफी लाइन ऑफ क्रेडिट में बहुत टाइम लगता था। अब ये क्या करती है कंपनी क्या करती है कि ये बिल सीधे इस फैक्टरिंग कंपनी के पास जाएगी और उससे कहेगी कि ऐसा है कि भैया ऐसा पकड़िए, ये 50 लाख का मेरे पास बीआर पड़ा हुआ है, इसके बदले हमको कुछ पैसा दे दीजिए। कंपनी क्या करती है, जो फैक्टरिंग कंपनी है वो उसको क्या करेगी? उसको तुरंत 48 लाख रुपए का पेमेंट करेगी और बिल अपने पास रख लेगी। अब क्या होगा कि इस कंपनी को जरूरत पड़ गई, अब ये जो बिल बना, ये बिल अब फैक्टरिंग कंपनी इसका इस्तेमाल करेगी। जब उसको पेमेंट लेना होगा, जाएगी दूसरे वाले के पास जिससे उसको बिल काटना है, लेना है, और उससे वो पैसा ले लेगी। बात समझ में आई? फिर से मैं इसको समझा रहा हूं, फिर से समझिए, बहुत कंफ्यूजन है इसमें, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। देखो इसको, जैसे मान लो कि मोहन लिमिटेड है, अब मोहन ने सोहन को एक बिल दिया, मतलब सामान दिया, सोहन ने इनको एक बिल दिया। अब मोहन के पास 50 लाख का बीआर पड़ा हुआ है, 50 लाख का बीआर पड़ा हुआ। अब कहा सोहन ने कि ऐसा है कि मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट दूंगा, 3 महीने बाद मैं आपको पेमेंट दूंगा। मोहन को पैसे की जरूरत पड़ गई, मोहन बैंक नहीं जाएगा, मोहन किसी फैक्टरिंग कंपनी के पास जाएगा। मान लो कि एबीसी लिमिटेड हो गई। इस 50 लाख के बदले इसको तुरंत 48 लाख रुपए मिलेंगे, तुरंत 48 लाख रुपए इसको मिले। और ये जो बीआर था, जो मोहन ने सोहन को काटा था, वो किसके पास आ गया? वो आ गया एबीसी लिमिटेड के पास। अब 3 महीने बाद एबीसी लिमिटेड सोहन से जाके पैसा ले लेगी, विदाउट एनी बैंक के रेफरेंस में। बात समझ में आई? तो यहां पे बैंक का इस्तेमाल नहीं होता है, यहां पे फैक्टर्स मतलब दूसरी कंपनियों का इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा ये अपना सरचार्ज ज्यादा लेती हैं एज ए रिस्पेक्ट ऑफ बैंक, क्योंकि पैसा तुरंत मिल जा रहा है, जिसको देसी भाषा में साहूकार कहते हैं। बिल पे जो पैसा देते हैं, बिल पे जो पैसा दे दिया, बिल रखा, पैसा दे दिया, अपना जब जरूरत पड़ेगी तो जाके जिससे लेना होगा जाके उससे ले लेंगे। अब इसमें आ गए रिकोर्स फैक्टरिंग का मतलब क्या हो गया? अब समझो, रिकोर्स फैक्टरिंग में एबीसी लिमिटेड की क्रेडिट रिस्क की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर ये पैसा नहीं मिला, ये पैसा सोहन से नहीं मिला, तो एबीसी लिमिटेड सीधे के सीधे किसके पास जाएगी? मोहन के पास जाएगी, भैया तुम्हारा पैसा नहीं मिला, तुम हमको पैसा दो। बट नॉन रिकोर्स जो होंगे ये पैसा निकलवा लेंगे। किससे पैसा निकलवा लेंगे? क्रेडिट रिस्क का पूरा सोहन का होगा। मतलब कि अगर कहीं मामला फंसा तो ये तुरंत के तुरंत इनसे पैसा निकलवा लेंगे। ऐसा है कि सोहन तुम्हारे नाम से बिल कटा है, तुमको पैसा देना है। बात समझ में आई? तो यहां पे ये मामला होता है। ठीक, तो रिकोर्स फैक्टरिंग, अब इसका मेरिट डिमेरिट आप अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, लीज फाइनेंसिंग, दिस इज अ contractual agreement where the owner of the asset is called lesser grants of the right to use the assets for the certain time period that is a lease period to another party named to lesser the return of a lease rental. Once the lease period ends, the lessor gives back the assets to the lessors. अब इसको समझने की कोशिश करो। देखो, लीज एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास कोई एक फैक्ट्री पड़ी हुई है, मेरे पास एक फैक्ट्री पड़ी हुई है, जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, वो मैन्युफैक्चरिंग कराती है। वो क्या कराती है? मैन्युफैक्चरिंग कराती है। बात समझ में आ रही है? अब कोई कंपनी दूसरी आती है, मान लो कि एबीसी लिमिटेड है, अब उसको उस एरिया में फैक्ट्री चाहिए। एबीसी लिमिटेड इस फैक्ट्री के पास गई और उसने कहा कि भैया हमको आपकी अपनी फैक्ट्री लीज पे दे दीजिए। किस पे दे दीजिए? लीज पे दे दीजिए। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। 10 साल के लिए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? 10 साल के लिए आप हमको लीज पे दे दीजिए।
अब 10 साल का कोई एक रेंट डिसाइड होगा, 10 साल का कोई एक रेंट डिसाइड होगा। इस रेंट के बदले या उस पूरे के पूरे फैक्ट्री के बदले कुछ पैसा इनको मिलेगा इस फैक्ट्री को। बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या फायदा होगा? एबीसी लिमिटेड को एसेट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उस एरिया में जाके नया एसेट तैयार करना, एसेट्स को बनाना, फिर नई। अब भाई एबीसी लिमिटेड को अगर किसी एरिया में मान लो कि उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी वो फैक्ट्री उपलब्ध है, अगर उसको उस रेंट पे मिल जाती है तो एबीसी लिमिटेड को उत्तर प्रदेश में ना लैंड खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ना बिल्डिंग बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना फैक्ट्री डालने की जरूरत पड़ेगी। इसका सारा काम जो लीज पे फैक्ट्री ली हुई है उससे हो जा रहा है। दूसरा, फैक्ट्री वाले को क्या है? फैक्ट्री वाले को रॉ मटेरियल नहीं लाना पड़ेगा, वर्कर नहीं लाना पड़ेगा। इसका मतलब कि एक के पास फिक्स्ड कैपिटल है और दूसरे के पास ऑपरेटिंग कैपिटल है, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करेंगे। एक जिसके पास फैक्ट्री ऑलरेडी उपलब्ध है, एक जिसके पास पैसा है उस फैक्ट्री को चलाने के लिए। फैक्ट्री वाले को अपना रेंट मिल गया और जिसके पास पैसा है उससे वो अपना बिजनेस कर रहा है। अब वो जब चाहे यहां पे अपना 10 साल का लीज लिया हुआ है, 10 साल अपना फैक्ट्री चलाया, नहीं चला ठीक, चलेगा तो कोई बात नहीं। तो इसको कहते हैं लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग का मतलब क्या हो गया कि इसमें आपको एसेट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरिट डिमेरिट्स मैंने आपको बता दिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया भाई? पब्लिक डिपॉजिट का मतलब लोगों से पैसा लेना। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब किससे पैसा लेना? लोगों से पैसा लेना। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब किससे पैसा लेना? लोगों से। पब्लिक डिपॉजिट इज अ मनी रेज फ्रॉम अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। They have a higher interest rate than a bank deposits and may be used for a short term and a medium term funding requirement in case of a period of a 3 to 5 year। 3 years के लिए चाहिए हमको ये पैसा, ठीक है। And authority for the public deposits in India is RBI। RBI इसको क्या करती है? RBI इसको जनरेट करती है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। कहने का तात्पर्य ये क्या हो गया कि पब्लिक डिपॉजिट्स किसके लिए होते हैं? पब्लिक डिपॉजिट इज फॉर द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, रेज फ्रॉम अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखिएगा, पब्लिक डिपॉजिट्स किसके लिए होते हैं? किसके लिए होते हैं? पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं। मतलब कि पीएसयूज वगैरह हो गए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हो गए, ठीक है, गेल, भेल, सेल। दे हैव अ हायर इंटरेस्ट रेट देन द बैंक डिपॉजिट्स। आप पैसा लगा सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट का कहने का मतलब ये हो गया कि देखो, पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया? देखो, पब्लिक डिपॉजिट का मतलब हो गया कि वो डिपॉजिट जो किसमें की जाती हैं? पीएसयूज में की जाती हैं। किसमें की जाती हैं? पीएसयूज में। इनका मतलब कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में किया जाता है। किसमें? पब्लिक सेक्टर यूनिट में किया जाता है। अब इसमें कौन डिपॉजिट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक, यानी हमारे और आप जैसे लोग डिपॉजिट करेंगे। इसमें बैंक रेट से ज्यादा पैसा मिलता है। क्या मिलता है? बैंक रेट से ज्यादा पैसा मिलता है। मतलब कि जितना बैंक में मिलेगा उससे ज्यादा ही हमको यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट्स में मिलेगा। अब इसमें कौन कौन आएगा? गेल आएगी, भेल आएगी, सेल आएगी। ये सारी कंपनियां जो पीएसयूज में है, नवरत्नाज हैं, उन सब में आप पैसा लगा सकते हैं। बॉन्ड इशू करती हैं, जनरली क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं बॉन्ड इशू करना। गवर्नमेंट क्या इशू करती है? बॉन्ड इशू करती है। ये बॉन्ड जब इशू होता है, इसी बॉन्ड के हिसाब से पैसा दिया जाता है और लिया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का मामला ये है, इसको आपको यही इतना इसमें जानना है। मोस्टली ये कितने साल के लिए होते हैं? मोस्टली ये 3 साल के लिए होते हैं। ठीक है, मेरिट डिमेरिट्स बताने की जरूरत नहीं है। कॉमर्शियल पेपर देख लीजिए। Commercial paper is an unsecured promissory note which has been used in India since 1990। क्या दिया हुआ है? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, ठीक है। उसके बाद से दिया हुआ है कि द कॉमर्शियल पेपर इज यूज्ड एज अ प्रोमिसरी नोट बाय कॉर्पोरेट बायर्स हु आर हाईली रेटेड
It helps them meet their short-term funding requirement and can be issued any time between 7 days to 1 year. ठीक है, 7 दिन से 1 साल के अंदर. नॉन रेसिडेंट इंडियन, प्राइमरी डीलर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, इन्वेस्टर्स, ऑल इंडियन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस कैन रेज कमर्शियल पेपर. कैन रेज कमर्शियल पेपर. कैन रेज कमर्शियल पेपर. तो कमर्शियल पेपर से हमको क्या समझ में आया? कमर्शियल पेपर का मतलब क्या हो गया? 1990 में इशू हुआ था. ये क्वेश्चन बन सकता है, कोई टीचर आपसे पूछ दे कि हाँ भाई कितना होगा. ठीक है. अ कमर्शियल पेपर इज यूज्ड एज अ प्रॉमिसरी नोट बाय अ कॉर्पोरेट बायर. किसके द्वारा यूज किया जाता है? कॉर्पोरेट बायर्स के द्वारा यूज किया जाता है. किसके द्वारा यूज किया जाता है? कॉर्पोरेट बायर्स के द्वारा यूज किया जाता है. वो आर हाईली रेटेड. इट हेल्प्स देम. हाँ हो. हाँ सॉरी, वो भाई है मेरा, वही बुला रहा था. ठीक है. तो 7 days to 1 year. नॉन रेसिडेंट इंडियंस, प्राइमरी डीलर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन रेज अ कमर्शियल पेपर. अब नॉन रेसिडेंट इंडियन कोई भी हो कमर्शियल पेपर इशू कर सकता है. बात समझ में आई? शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट होती है. इशूड एनी टाइम बिटवीन 7 days to 1 year. शॉर्ट टर्म इशू होता है मतलब कि 7 दिन से लेके 1 साल के बीच में आप इसको निकाल सकते हैं. ठीक है. तो कमर्शियल पेपर बनाने की उतनी कोई आवश्यकता नहीं है. इशू ऑफ शेयर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है. इशू ऑफ शेयर मैं मानता हूं कि आपको पता होगा. क्या होगा? अ कंपनी नीड्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस. दिस अमाउंट इज नोन एज कैपिटल. कंपनी को जब बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, जिसको आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता होगा. देखे होंगे ग्रो ऐप पे जो शेयर होते हैं. ठीक है. उसके बाद से जीरोधा पे होते हैं. इन सब पे तुम देखोगे तो क्या होगा? ये सब शेयर ही तो है मार्केट के. तो यही सब इशू ऑफ शेयर्स होता है. ठीक है. Since it is impossible for a one individual to bring such a huge amount of a capital, the entire capital is divided into the small units of a known as shares, where the person is holding shares is refers to be as a shareholder. मान लो कि कंपनी को 1000 करोड़ की जरूरत है. कंपनी को 1000 करोड़ की जरूरत है. वो क्या करेगी? 10,000 यानी 1 लाख शेयर इशू करेगी 100 रुपए पर ईच के हिसाब से. ठीक है. या 10 लाख शेयर्स वो इशू कर देगी कितना? 1000 रुपए पर शेयर के हिसाब से. ठीक है. अब ऑब्वियस सी बात है, इतना पैसा तो किसी कंपनी के पास है नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो एक सिंपल सा शेयर अपना प्रॉफिट का टेकिंग, मतलब अपनी कंपनी का एक पूरा का पूरा पार्ट कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पब्लिक में. तो भैया इतना पैसा आप दीजिए, इसके बदले आपको कंपनी में इतना शेयर मिलेगा, इतना परसेंटेज मिल जाएगा. बात समझ में आ रही है? जनरली दो तरह के होते हैं. एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है इक्विटी शेयर. प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स दो तरीके के होते हैं. इक्विटी शेयर क्या होता है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल. Equity shareholders are said to be a owner of a company as they are invest money into the company and become a financial owner of it. ठीक है. Also they have the right to vote of the company and they receive a dividend the amount investment by them. The capital procured from such a source is refers to the ownership capital and ownership fund. अब इक्विटी शेयर्स जो होते हैं क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो ओनर होते हैं. वो क्या होते हैं? ओनर होते हैं. ये याद रखिएगा. वो क्या होते हैं? वो ओनर होते हैं कंपनी के. क्या होते हैं? ओनर होते हैं कंपनी के. ठीक है. दूसरा, इक्विटी शेयर होल्डर आर यूज्ड टू बी ओनर ऑफ ए कंपनी एंड इन्वेस्ट मनी एंड द कंपनी बिकम अ फ्रैक्शनल ओनर ऑफ इट. मतलब कि मैंने किसी कंपनी का 10% शेयर ले लिया. इसका मतलब कि मैं उस कंपनी का 10% का क्या कहलाया? ओनर कहलाया. ठीक है. तो ये हो गया इक्विटी शेयर्स. ठीक है. प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? द होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड अ प्रेफरेंशियल पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन 2 ways. They receive a fixed rate of a dividend before any dividend for a equity shareholders, and their claim of receiving of a capital at a time of a liquidation is settled just after the creditors of the company. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनर नहीं होते हैं. इनको क्या मिलता है? इनको डिविडेंड मिलता है. दूसरा,
अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, मतलब कि कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो उस समय लिक्विडेशन के समय, किसके समय, लिक्विडेशन के समय, किसके समय, याद रखिएगा, लिक्विडेशन के समय कंपनी का क्रेडिटर्स का पैसा पहले दिलाएगा, जो कंपनी के उधारी थे उनकी पहले होगी, उसके बाद से प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पैसा दिया जाता है। इसके बाद से जो पैसा बचता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, मतलब कि पहले आपने बोरोइंग फंड का पैसा दे दिया, मतलब कि बैंक का पैसा दे दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पैसा दे दिया, उसके बाद से आपने प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा दे दिया, इसका प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा दे दिया, लास्ट में जो बचेगा उसको मिलेगा किसको, इक्विटी वाले को। ओनर हो ना कंपनी के, इक्विटी में तुम ओनर हो। फायदा होगा तब भी ठीक, नहीं होगा तब भी ठीक, फायदा होगा तब ज्यादा मिलेगा, नुकसान होगा तो कम मिलेगा। तो कंपनी का मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि कंपनी जैसा परफॉर्म करेगी वैसा ही तुमको पैसा मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स में एक डिविडेंड आपका डिसाइड कर दिया गया कि अगर 10% आपको देना है तो 10% आपको देना है। बात समझ में आ रही है? इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता। इक्विटी शेयर्स में सीधे के सीधे भाई ऐसा है कि अगर आपको नुकसान हुआ, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा देंगे, और भाई प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। मजा लीजिए, आनंद लीजिए, मेरिट डिमेरिट बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। डिवेंचर देख लीजिए क्या होता है। डिवेंचर का मतलब क्या होता है? इट इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग फंड ऑन लॉन्ग टर्म डेप्थ कैपिटल। किसमें? लॉन्ग टर्म डेप्थ कैपिटल में। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए। इट इज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर्स आर अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। ठीक है, क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। टाइप ऑफ डिबेंचर्स देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड एंड बियरर, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, एंड फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, तो इतने टाइप के आपके पास डिबेंचर्स होते हैं। अगला हम देख लेते हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या हो गया कि फंड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन मेनी प्रोस्पेक्ट्स एज वेल एज अ वेरियस टाइम पीरियड they existed there a loan support of organization irrespective to their size of form of cash, credit, overdraft facility and discounting of bill etc। भाई ऑब्वियस सी बात है, कॉमर्शियल बैंक्स कौन सा हो गया? एसबीआई, सीबीआई, यूनियन, ठीक है, ये हो गए हमारे कॉमर्शियल बैंक। कौन से हो गए? कॉमर्शियल बैंक। इनसे पैसा हमको मिलेगा। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक से आप पैसा लेते हैं। डिपेंड नहीं करता है क्या साइज हो, क्या साइज के ऊपर डिपेंड करता हो, कितना कैपिटल की आवश्यकता है, कितने कैपिटल की आवश्यकता नहीं, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। आप चाहें तो अपने कोलैटरल जमा करके आप बैंक से पैसा ले सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं भैया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैंने बता दिए थे, एचडीएफसी, आईडीबीआई, इंडसइंड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब तुम्हारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाएंगे। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आर अ न्यूमरस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन established by government of India across the country. These institutions finance the business, are set up of the both state and central government. They are a development bank especially established to promote the industrial development of the country. भाई इनका मेन काम है इंडस्ट्रीज को डेवलप करना जितना ज्यादा हो सकता है। ठीक, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कमर्शियल बैंक से आपको मिलता है। These banks act as an important source of financing on non-trade international organizations operations. They extend their support all over the world in the foreign currency loans and for example Standard Chartered। मैंने एग्जांपल दे दिया ना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड कमर्शियल बैंक्स के इंक्लूड में होता है। ये तुम्हारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी आता है और तुम्हारा कमर्शियल बैंक्स में भी आता है। ठीक है, इंटरनेशनल एजेंट्स एंड डेवलपमेंट बैंक, एग्जिम बैंक हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। एग्जिम बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और उसके बाद से आता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक, इसको देखिए,
ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम लेके बताऊंगा। GDR is a negotiable instrument or an instrument that can be traded freely in a various foreign capital market. These are issued by the Indian company to raise fund from abroad. कहां से पैसा आपको? abroad से, fund from abroad, ठीक है। And can also traded as a foreign stock exchange. किसकी तरह ट्रेड किए जाते हैं? फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज की तरह ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। फिर से देखिए, अ GDR इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी ट्रेडेड फ्रीली इन वेरियस फॉरेन कैपिटल मार्केट। दीज आर इशूड बाय द इंडियन कंपनीज टू रेज द फंड फ्रॉम अब्रॉड। GDR का मतलब कि वो तुम्हारा क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको तुम फ्रीली यूज करते हो, किसके लिए? फॉरेन कैपिटल मार्केट्स के लिए। दिस कैन बी इशूड बाय अ इंडियन कंपनी, ये कोई इंडियन कंपनी इशू करेगी। टू रेज फंड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा बुलाने के लिए, ठीक है। एंड ट्रेडेड ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड भी कर सकते हैं। American depository receipts, these instrument is issued by the American companies and can be traded as the American market. It can be issued only a citizen of American and only traded in US stock exchange. American depository receipts आपको समझ में आ गया? ये सिर्फ अमेरिकन द्वारा इशू की जाएगी और सिर्फ अमेरिका के मार्केट के लिए इशू की जाएगी। Indian depository receipt is issued as an Indian resident, issued to an Indian resident only and can be traded as an Indian stock exchange. It is determined as a Indian rupees. It is issued by the Indian depository to enable a foreign companies to raise fund from the Indian capital market. Standard Chartered PLC was the first company to issued IDRs. IDR का मतलब क्या हो गया? IDR का मतलब इंडियन कंट्रीज कैन बी ट्रेडेड इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ये सिर्फ इंडिया के लिए होता है, ठीक है। इट इज डिटरमाइंड एज ए इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज के लिए डिटरमाइन किया जाएगा। इट इज इशूड बाय एन इंडियन डिपॉजिटरी टू इनेबल द फॉरेन कंपनी टू रेज फ्रॉम द इंडियन कैपिटल मार्केट। अब GDR का मतलब समझ लो, ADR का मतलब समझ लो और IDR का मतलब समझ लो, ठीक है। आओ समझाते हैं। GDR क्या कह रहा है? GDR is a negotiable instrument or an instrument that can be traded freely in the various foreign capital. These are issued by the Indian company to raise fund from abroad and can also be traded as a foreign stock exchange. देखो, GDR जो होता है, GDR जो होता है ये फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए होता है। फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज को ट्रेड करने के लिए होता है, ठीक है। इंडियन इशू कर सकता है इसको, ठीक। ADR क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सिर्फ अमेरिकन के लिए, ओनली फॉर अमेरिकन्स, अमेरिकन पीपल। और किसके लिए? अमेरिकन कंपनी के लिए, अमेरिकन कंपनी के लिए। बात समझ में आई? IDR क्या होता है भाई? इंडियन के लिए, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के लिए, ठीक। समझ में आया? तो इंडियन डिपॉजिटरी आर रेज बाय द, किसके द्वारा? देखो किसके द्वारा इशू करना है, किसके द्वारा इशू करना है? किसके? इंडियन रेसिडेंट ओनली एंड कैन बी ट्रेडेड इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। इट इज डिटरमाइंड बाय द इंडियन रुपीज। इट इज इशूड बाय द इंडियन डिपॉजिटरी, इंडियन डिपॉजिटरी के द्वारा इशू करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? As the some subjects, foreign currency convertible bonds are those bonds or securities which have an option to convert into equity or a depository receipt after a certain span of time. It is generally at a predetermined rate of exchange rate.
it was fixed rate of interest and issued in a foreign currency. It is resembles the convertible debenture in India. ठीक है, तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल का मतलब हो गया कि इट इज अ सेम सजेशन एफसीसीआई हैज दोज बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज विच हैव ऑप्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. वो बॉन्ड, वो सिक्योरिटी, वो बॉन्ड्स, वो सिक्योरिटीज विच हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी. किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिपॉजिटरी रिसिप्ट में आफ्टर अ सर्टेन स्पैन ऑफ अ टाइम. कुछ समय के बाद आप अपने किसको, अपने बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को कुछ समय बाद आप इक्विटी और डिपॉजिटरी रिसिप्ट में बदल सकते हैं. इट इज जनरली डन एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज रेट. प्री डिटरमाइंड रहेगा 10%, 5%, 6%, 8%, ये प्री डिटरमाइंड रहेगा. एंड इट हैज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इशूड एट अ फॉरेन करेंसी. और ये किस में इशू होगा? फॉरेन करेंसी में इशू होगा. फॉरेन करेंसी में इशू होगा. किस में इशू होगा? फॉरेन करेंसी में इशू होगा. किसमें इशू होगा? फॉरेन करेंसी में इशू होगा. इट रिजेंबल्स द कन्वर्टेबल डिबेंचर इन इंडिया. ये क्या रिजेंबल करता है? कन्वर्टेबल डिबेंचर इन इंडिया रिजेंबल करता है. फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ अ सोर्सेज ऑफ फंड. कौन कौन से चॉइसेस है हमारे पास फंड? देख लो. कॉस्ट ऑफ फिनांस. The sources of a fund generally bears two type of a cost. एक तो हो गया द कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड. पैसा लेने के लिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं. और कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए कितना पैसा आप दे रहे हैं. बात समझ में आई? जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो कुछ पैसा लगता है कि नहीं लगता है? क्या कॉस्टिंग पे आप पैसा ले रहे हैं, उस पैसे को लेने के लिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं. और दूसरा हो गया कॉस्ट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए कितना पैसा आप दे रहे हैं. ठीक है. अगला आ गया फाइनेंशियल पोजीशन. बिजनेस शुड बी इन साउंड पोजीशन टू रीपे द बोरोड फंड इन केस व्हेन द कंपनी इज नॉट इन वेरी गुड पोजीशन टू पे. सोर्सेज शुड बी सिलेक्टेड विच डू नॉट बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द कंपनी. पैसा आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि वो आपके बर्डन ना बना दे. क्या ना बना दे? बर्डन ना बना दे. बर्डन ना बना दे. ठीक है. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइम पीरियड, रिस्क फैक्टर्स, ये सब इस पे डिपेंड करते हैं. डाइल्यूजन ऑफ ए कंट्रोल, क्रेडिट वर्दीनेस, ईज ऑफ एसेंस ऑफ फाइनेंस एंड टैक्स एडवांटेज. ये इसके सारे बेसिक फैक्टर्स हैं. ठीक है. देखो सबसे बड़ी बात ये है कि भैया लोग बिजनेस में ये जो चैप्टर है थोड़ा सा, अब ये जो बाकी सब चैप्टर हैं इसमें ज्यादा कुछ समझाना नहीं, थोड़े से बोरिंग है ये चैप्टर्स बोरिंग है. ठीक है. मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं इसके लिए. बोरिंग है, सिंपल सा इसका थ्योरी है भाई. तो थ्योरी ऑलवेज भी बोरिंग. ठीक है. कितना भी कोई इसमें हम कितना भी अच्छा तरीके से इसको समझाएं या कितने भी अच्छे तरीके से समझाएं, एक टाइम के बाद आपको ये बोरिंग ही लगेगा. तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्या करिए कि इसको 2x स्पीड पे देखिए, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा. ठीक है. 2x स्पीड पे इसको देखिएगा, इसका आपको बेसिक समझ में आ जाएगा. प्लस मैं क्या करूंगा, ये जो नोट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा. ठीक है. मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा. आप वहां से जाके ये नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं. ठीक है. तो ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं, बेसिक है. आप ये नोट्स देख लीजिए, आप बेसिक जो है इसका समझ लीजिए, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं. ठीक है. और थ्योरी भाई मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, भले ही हम लोगों ने पढ़ा है मगर थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग होती है बेटा. ठीक है. तो फॉर ऑन दैट मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त. तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा. और बाकी सब सही, दूध दही, मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए. मिलते हैं कल.